हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल ड्रीम यूनिवर्सिटी। और आज हम क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने वाले हैं हिस्ट्री का, उसका सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट में आपके जो स्टार्टिंग के क्वेश्चंस थे, हाफ पेपर ऑलमोस्ट मैंने डिस्कस कर लिया था, और लास्ट ईयर का सीयूईटी का। और बाकी बचे हुए जो क्वेश्चंस हैं वो हम लोग इस पेपर में देखने वाले हैं कि किस तरीके से क्वेश्चन आए हैं, किन टॉपिक से क्वेश्चन आ रहे हैं, है ना? तो वो देखना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। इट्स रियली इंपॉर्टेंट बिकॉज इट टेल्स यू कि किस टॉपिक से किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, है ना? सो वो हम आज कवर करने वाले हैं। मोस्ट अवेटेड वीडियो, काफी टाइम से बहुत डिमांड आ रही थी कि इसका नेक्स्ट पार्ट अपलोड किया जाए। सो लाइक वी थॉट कि जल्दी से जल्दी आपको ये अवेलेबल कराया जाए। Other than that, you all do know it that I'm Devanshi Kaushik, and हमारा बैच भी चल रहा है, हिस्ट्री का भी ऑनगोइंग है, जिसमें कि आपको थ्रू आउट हम लोग लाइव क्लासेस तो देते ही हैं, लेकिन उसके साथ साथ एक टेस्ट सीरीज भी आपको मिलती है। उसमें प्रॉपर उसी तरीके से सीबीटी जैसे आपका होता है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, उसी तरीके से आपको टेस्ट कराए जाते हैं, है ना? और वीकली भी हमारे टेस्ट चलते हैं। जो लोग हमारा बैच लेते हैं उनका 10 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन हम देते रहते हैं हर टॉपिक को पढ़ाने के बाद, कि उनका रिविजन होता रहे बच्चों का, है ना? नोट्स वगैरह प्रॉपर प्रोवाइड होते हैं। इसके अलावा हम लोग साथ साथ तो पढ़ा ही रहे हैं, लेकिन एक रिकॉर्डेड बैच भी आपको पूरा का पूरा मिलता है ऑलरेडी रिकॉर्डेड, जैसे कुछ बच्चों को सिर्फ कुछ ही टॉपिक पढ़ने होते हैं, है ना? तो वो भी आपको अवेलेबल कराया जाता है। तो ये है। बाकी आप लोग हमारा टेलीग्राम चैनल तो सब्सक्राइब कर ही सकते हैं। टेलीग्राम चैनल इज फॉर ऑल, इट्स फ्री फॉर ऑल, सो दैट वी कैन हेल्प स्टूडेंट्स। सिर्फ वही नहीं जिन जो हमारा बैच लेंगे, और भी जो बच्चे हैं जो एस्पायरेंट्स हैं उनकी भी हेल्प हो सके, इसलिए हमारा हिस्ट्री का टेलीग्राम चैनल है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप वहाँ पे फर्दर कोई भी अपडेट होती है या कुछ भी, अगर हमारा क्वेश्चन पेपर का कोई अपडेट है, या फिर आई मीन क्वेश्चन पेपर एज इन क्वेश्चन से रिलेटेड कोई अपडेट है, या फिर हम क्विज डालते हैं वहां पर, या आपको कुछ फॉर्म फिल करने में प्रॉब्लम आती है, या कुछ भी प्रॉब्लम होती है, तो उससे रिलेटेड चीजें वहां पर शेयर होती हैं। सारे इंपॉर्टेंट नोटिस वहां शेयर होते हैं। तो और वेबिनार जो कि हम कराते हैं, जिसमें हम लोग तो होंगे ही, लेकिन और भी बच्चे जिन्हें हमने पहले पढ़ाया है, और दे क्लियर्ड द सीयूईटी एंट्रेंस ऑलरेडी, so they are also there in some of our webinars, so you can ask them questions, you can ask us questions। तो वहाँ पे हम लोग इंटरेक्ट करते हैं। तो उन वेबिनार्स के जो लिंक होते हैं, जूम जूम के लिंक, जूम मीटिंग पर ऑर्गेनाइज होते हैं वेबिनार्स, तो वो भी वहीं शेयर होते हैं टेलीग्राम चैनल पे। तो उस टेलीग्राम चैनल को तो आप बिल्कुल ज्वाइन कर लीजिए, दैट इज फ्री फॉर ऑल। बाकी अगर आप हमारा पेड बैच भी लेना चाहते हैं, जिसमें मैं पढ़ाती हूँ, आई एम द फैकल्टी, आई एम देवांशी कौशिक, एंड आई कंप्लीटेड माई मास्टर्स फ्रॉम DU, also my graduation from Gargi College। So I'm teaching there. It's ongoing at a good pace. So you can, if you want to join the batch, तो आप यहाँ पे जो नीचे नंबर दिया हुआ है उस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, है ना? या फिर डायरेक्ट एनरोल करने का लिंक भी जो है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपको बैच में एनरोल करना है डायरेक्टली, तो उसका भी लिंक इस वीडियो के ही डिस्क्रिप्शन में है ना? फिलहाल हम आज यहाँ क्या करने वाले हैं कि हम इस क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्यों जरूरी हो जाता है इतना? क्योंकि जैसे कि मैंने शुरू में भी बताया था इस वीडियो के, कि बहुत इंपॉर्टेंट है एनालाइज करना कि किस टॉपिक से क्वेश्चन आ रहे हैं, क्या क्या क्वेश्चन आ रहे हैं, और किन किन पर्सनैलिटीज के बारे में पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है। तो इस तरीके से थोड़ा सा एनालिसिस बहुत जरूरी होता है। पढ़ते तो सभी हैं, लेकिन एक स्ट्रैटेजी के साथ पढ़ना बहुत जरूरी है ना? तो वो स्ट्रैटेजी हम लोग अपने बच्चों को तो गाइड करते ही हैं, है ना? उनको तो हम बताते ही हैं, साथ-साथ बताते चलते हैं हर टॉपिक के साथ, कि भई इससे क्वेश्चन आएगा, इससे ये क्वेश्चन आए थे। क्योंकि एक आदत हो जाती है हम लोगों को क्वेश्चंस देखते-देखते। बट ठीक है, ये उन लोगों के लिए भी है जो हमारा बैच नहीं ले रहे हैं, जो हमारे डीम्ड यूनिवर्सिटी में एज़ अ स्टूडेंट एनरोल्ड नहीं है। तो वी थॉट कि लाइक वी शुड आल्सो हेल्प दोज़ स्टूडेंट्स। तो ये उनके हैं स्पेसिफिकली। तो अभी से स्टार्ट करते हैं, फटाफट से कंप्लीट करते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट बूस्ट योर प्रिपरेशन। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 66। इसमें देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट पूछा गया है। हम्म इनमें से आपको वो कॉम्बिनेशन ढूंढना है जो कि करेक्ट है। जैसे द ड्राई जोन ऑफ द सेंट्रल पेनिनसुला वाज होमलैंड्स ऑफ होयसलास, ककातियाज एंड लेटर विजयनगरा। बिल्कुल सही है ना? सेंट्रल पेनिनसुला में रहते थे ये लोग। 13th century में with Hoysalas and Kakatiyas a more warlike age was at hand for peninsular societies। बिल्कुल, है ना? इनमें conflict हो रहे थे। विजयनगर was a mixed rural economy of peasants, herdsmen and forest people। correct, है ना? तो we all know विजयनगर में mixed rural economy है, peasants की, herdsmen की, forest people की। the homelands of Hoysalas, Kakatiyas and विजयनगर, homeland क्या है?
सेंट्रल पेनिनसुला, ठीक है, दैट वाज डिपेंडेंट ऑन टैंक इरिगेशन, बिल्कुल। हाई लेवल मल्टी क्रॉप प्रोडक्शन वाज स्पेशलिटी ऑफ सेंट्रल पेनिनसुला। ऐसा नहीं है, सेंट्रल पेनिनसुला इज नॉट दैट रीजन जहाँ पे बहुत सारे क्रॉप्स यू नो उगाए जा सके, सो दैट इज रॉन्ग। सो आर करेक्ट आंसर इज ए बी सी डी, ये कॉम्बिनेशन करेक्ट है जो कि थर्ड ऑप्शन में है। सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, सी इज द करेक्ट ऑप्शन, है ना। तो इससे हमें पता चला कि दैट वी आर गेटिंग क्वेश्चंस लाइक दिस ना, होयसलास ककातियास विजयनगर के बारे में डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है, लेकिन बेसिक बेसिक नॉलेज हमें इसके बारे में होना जरूरी है। सो मूविंग फर्दर, दयानंद सरस्वती ऑथर्ड। अब ये देखिए, मैंने अपने बैच में भी बच्चों को जब रिफॉर्म मूवमेंट्स का चैप्टर पढ़ाया था, अपने नोट्स दिए थे, तो उसमें तो मैंने बहुत अच्छे से मेंशन किया ही है दयानंद सरस्वती के बारे में, लेकिन इन पे क्वेश्चन आते हैं, बहुत क्वेश्चन आते हैं। तो दयानंद सरस्वती हुए, राजा राम मोहन रॉय हुए, ईश्वर चंद्र विद्यासागर हुए, अम्बेडकर हुए, फूले हुए, इन सब के बारे में तो आप बहुत अच्छे से पढ़िएगा, है ना। इस पे क्वेश्चन आने की बहुत संभावना होती है। तो दयानंद सरस्वती की लिखी गई जो है किताब है क्या है, या उनका वर्क क्या है, ये भी इंपॉर्टेंट होते हैं। ज्योतिबा फूले के, जैसे गुलामगिरी किसने लिखी, ज्योतिबा फूले ने लिखी है। तो इसी तरीके से इन डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, इन सब की शुरू करी हुई ऑर्गेनाइजेशन, इन सब के लिखे हुए वर्क्स, इन सब का बॉन्ड कहाँ हुए, क्या क्या काम किया, कहाँ कहाँ कौन सा एक्ट आया इनकी वजह से, है ना। जैसे राजा राम मोहन रॉय की वजह से सती का प्रोहिबिशन हुआ था, है ना, एबॉलिशन ऑफ सती। सो दयानंद सरस्वती ऑथर सत्यार्थ प्रकाश, ठीक है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, हालांकि बहुत इजी क्वेश्चन है, मैं तो शॉक्ड हो गई थी देख के कि भाई इतना इजी क्वेश्चन भी हो सकता है क्या। तो इट इज सत्यार्थ प्रकाश है। बाकी भी देख लीजिए, बखर क्या है, बखर एक फॉर्म ऑफ हिस्टोरिकल राइटिंग है जिसमें शिवाजी की भी हिस्ट्री लिखी गई है। दिस इज अ फॉर्म ऑफ हिस्टोरिकल राइटिंग, दिस इज नॉट इवन अ बुक, ओके। बखर एक फॉर्म है हिस्ट्री राइटिंग का। रंगभूमि इज अ नॉवेल बाय प्रेमचंद, एंड स्वराज हम सब जानते हैं, हिंद स्वराज जो है वो महात्मा गांधी की एक बुक है जिसमें उन्होंने मॉडर्न सिविलाइजेशन का क्रिटिक किया है। तो बिल्कुल भी बाकी तीन ऑप्शंस तो रेलिवेंट थे ही नहीं। एलिमिनेशन से भी आप इसे कर सकते हैं कि भाई ये तीन तो हो ही नहीं सकते, तो यही बच्चा है। पर मैं बिल्कुल आपसे ऐसा गुजारिश करना चाहूंगी कि आप इन फिगर्स के बारे में, जिनके नाम मैंने अभी लिए हैं, दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन रॉय और ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ज्योतिबा फूले, बी आर अम्बेडकर, इनके बारे में तो बिल्कुल बहुत अच्छे से इंफॉर्मेशन आपको पूरी होनी चाहिए। महात्मा गांधी ऑफ कोर्स, मॉडर्न हिस्ट्री, ठीक है। आगे चलते हैं। देखिए, हिंदी में भी क्वेश्चंस हैं, मैं आपको फिर से बताती हूँ। आप जो लैंग्वेज चूज करेंगे, दोनों में क्वेश्चन आते हैं ज्यादातर, है ना। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है हिंदी वाले बच्चों के लिए। यू कैन ऑलवेज स्विच सी क्वेश्चंस इन हिंदी। हु स्टार्टेड द जनरल केसरी अलोंग विद तिलक, ठीक है। तो केसरी जो है वो तिलक ने स्टार्ट की थी, उनके साथ कौन थे, ठीक है। सो इट वाज जी जी अगरकर, ठीक है। जी जी अगरकर ने स्टार्ट करी थी। ही वाज आल्सो एन इकोनॉमिस्ट। ज्योतिबा फूले नहीं, वो तो मतलब इस वाले डिस्कोर्स में ज्योतिबा फूले इन्वॉल्व ही नहीं थे, ये तो बहुत सिंपल है कि ये तो हो ही नहीं सकते। अब आरसी दत्त है, ही वाज एन इकोनॉमिस्ट एंड अ सिविल सर्वेंट, ही आल्सो ट्रांसलेटेड रामायण एंड महाभारत, है ना, and he also wrote the economic history of India. So he is not the one who started Kesari along with Tilak. And G.V. Joshi, he is also an economist, इनको काका साहिब भी कहते हैं, लेकिन he was not involved in this. So G.G. Agarkar is the correct answer. So ये देखिए फिर से important क्या आ गया, जर्नल का नाम। I have told this to my students, जिनको मैं आजकल पढ़ा रही हूँ, कि जो जर्नल का नाम या न्यूज़पेपर का नाम होता है, वो उसका ईयर, उसका प्लेस और उसको किसने स्टार्ट किया, चाहे दो लोग हैं चाहे तीन लोग ने मिलकर किया, उनके नाम, ये चार चीजें तो आप बिल्कुल अपने टिप्स पे रखिए, है ना। क्यों? क्योंकि इसमें क्या है कि क्वेश्चंस इसमें से आते हैं, है ना। तो यू हैव टू रिमेम्बर दिस, द नेम ऑफ द जर्नल, द नेम ऑफ द न्यूज़पेपर, द नेम ऑफ द मैगजीन। अगर कुछ भी किसी ने स्टार्ट किया है तो उसको आप अच्छे से पढ़ेंगे, इसको मतलब ईयर को, प्लेस को, कहाँ पे किया है, मैगजीन का या न्यूज़पेपर या जर्नल का नाम और उसका फाउंडर का नाम, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर रॉन्ग? Hmm? Puppetry is identified as Kathputti. Puppets are made out of wood and glass. The poor puppeteers claim that their puppets have life. The art of puppetry originated in Rajasthan. In marionette tradition, the puppets are maintained by strings and manipulated by strings and wood, है ना। तो इसमें क्या है, puppets are made out of wood and glass, सही है ना। And the art of puppetry originated in Rajasthan, सही है। In marionette tradition, the puppets are manipulated by strings and wood, सही है। So it's B, D एंड ई, तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट है ना। मूविंग फर्दर,
Yeah. So after the death of Burhan Nizam Shah of Ahmednagar, okay, Chand Bibi formed the third section. और स्टेटमेंट टू है चांद बीबी वॉज अ कंटेम्पररी ऑफ शाहजहां. ओके. सो ये दोनों जो सेंटेंसेस हैं है ना, स्टेटमेंट वन, और इससे क्वेश्चन आ जाते हैं कि आपको दो स्टेटमेंट देंगे, पूछ लेंगे कि भाई कौन सा सही है, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट, विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट. सो व्हाट यू हैव टू डू इन दिस इज दैट फर्स्ट एक तो आपको आना ही चाहिए, जनरली उससे रिलेटेड होता है, कभी कभी नहीं भी होता है इस तरह के क्वेश्चंस में. तो अभी क्या है, चांद बीबी कौन थी? शी वॉज अ पॉलिटिशियन, शी वॉज अ रूलर. ओके. और रिजेंट की तरह उन्होंने काम किया. अब रिजेंट क्या होता है भाई? रिजेंट इज द पर्सन, जैसे कि कोई भाई जो रूलर है, जो राजा बना है नया नया, वो छोटा है, उसकी एज कम है, माइनर है. उस टाइम पे जो उसके साथ मतलब एक एक होता है ना कि भाई थ्रोन पे तो उसको बिठाया पर सारा डिसीजन कोई और ले रहा है, माइंड किसी और का चल रहा है, तो उसको रिजेंट बोलते हैं. तो उन्होंने रिजेंट की तरह काम किया है बीजापुर सल्तनत में भी और अहमदनगर सल्तनत में भी. बीजापुर सल्तनत में जो है इन्होंने इब्राहिम आदिल शाह सेकेंड के टाइम पे, जब वो माइनर थे तब किया था. और जो है अहमदनगर सल्तनत में जब बहादुर शाह इनके नेफ्यू माइनर थे तब इन्होंने किया था, है ना, एज एन एजेंट. तो उनका जो था भाई वो फैक्शन थी एक तरीके से अहमदनगर के पार में, भाई अहमदनगर की पार अब किसको जानी चाहिए. तो बुरहान निजाम शाह की जब डेथ हुई तो चांद बीबी सेड कि भाई मुझे जानी चाहिए. सो दिस इज द करेक्ट. जब डेक्कन में पढ़ाऊंगी, मतलब ऑब्वियसली मैं तो पढ़ा ही रही हूँ अपने बैच में, तो उसमें मेरे नोट्स में ये है, ये पूरा पार्ट है कि किस तरीके से बुरहान निजाम शाह की डेथ के बाद एक अलग से कंट्रोवर्सी चल रही थी, जिसमें कई फैक्शंस थे कि भाई वो चाहते थे कि हमें बनाया जाए या उनके मतलब उनके चूज करे हुए रूलर को रूलर बनाया जाए. बट शी वॉज नॉट अ कंटेम्पररी ऑफ शाहजहां, शी वॉज अ कंटेम्पररी ऑफ अकबर, वो अकबर के टाइम में थी, है ना. तो डेक्कन रिलेशंस का जो चैप्टर है जिसमें अहमदनगर, बीजापुर, गोलकोंडा इनके बारे में है, तो आप बहुत अच्छे से उस चैप्टर को पढ़िए, उससे काफी क्वेश्चंस आते हैं. तो इससे हमें पता चलता है कि डेक्कन वाला जो पार्ट है दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. So here statement 1 is correct, but statement 2 is incorrect. C is the correct option. Next. Identify the correct statements. In 1605, Sikhs were not living in many cities of Mughal Empire. ये तो गलत है, काफी cities में रह रहे थे, है ना. करेक्ट हमें आइडेंटिफाई करने. Accredited representatives were known as Masant, ये सही है. Masants brought their offerings to Ramdaspur at least once a year, ये भी सही है. Only members of trading community of merchants were included among the Sikhs, नहीं, सिर्फ ट्रेडिंग कम्युनिटीज के नहीं, और भी लोग थे जो सिख कम्युनिटी का पार्ट थे. अंगद वॉज नॉमिनेटेड एज गुरु इन द लाइफ टाइम ऑफ गुरु नानक, बिल्कुल, ये बिल्कुल सही है. तो यानी कि इसमें बी, सी और ई सही है, यानी कि डी इज द करेक्ट ऑप्शन. तो देखिए इस तरीके से गुरु नानक के बारे में आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन होनी जरूरी है ना. हालांकि तो ट्वेल्थ की एनसीईआरटी में भी आप लोग पढ़ते हैं किस तरीके से गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ, वेर ही वॉज बोर्न, how he evolved as a person whom he chose as his successor, how his greatest disciple Mardana played rabab and he sang songs, congregational worship, collective worshiping को कैसे उन्होंने. सो कबीर, मीरा और गुरु नानक का जो है भक्ति मूवमेंट में हम लोग पढ़ते हैं, तो भक्ति मूवमेंट, नॉर्थ के भक्ति मूवमेंट में हम लोग पढ़ते हैं जनरली. तो ये तीनों फिगर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में आपको बेसिक बेसिक इंफॉर्मेशन होनी बहुत जरूरी है, क्वेश्चन आते हैं इनके. Next is who was the first Indian to be elected to the leadership of the Communist International. देखिए अभी मैंने रिसेंटली ये चैप्टर पढ़ाया है, द कम्युनिस्ट मूवमेंट, द वर्किंग क्लास मूवमेंट. तो जो है ये काफी इंपॉर्टेंट तो ये इम्पोर्टेंट है ना. तो कम्युनिस्ट के बारे में, कम्युनिस्ट मूवमेंट है पूरा का पूरा, है ना, एक चैप्टर. तो उसको आप पढ़िएगा कि किस तरीके से कम्युनिस्ट पार्टी का फॉर्मेशन होता है, क्या क्या वो लोग वर्क करते हैं, क्या क्या आगे कंट्रोवर्सी होती है, किस तरीके से दे चेंज साइड्स इन द कोर्स ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, है ना, किस तरीके से मूवमेंट्स उन्होंने काफी लीड किए हैं, किसका सपोर्ट किया है. सो दीज आर द थिंग्स यू हैव टू रिमेम्बर. किस तरीके, कौन कौन से कम्युनिस्ट मेंबर्स थे जो जिनको कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के लिए इलेक्ट किया गया, है ना. तो किस तरीके से वो लोग सोशलिस्ट से उनके क्या क्या डिफरेंसेस आए, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी में कैसे वो इन्वॉल्व हुए, कैसे अलग हुए. तो सो दीज आर ऑल द थिंग्स. इसमें बहुत सारे लीडर्स के नाम भी होते हैं, वैसे लीडर्स के नाम जनरली इंपॉर्टेंट होते हैं. और सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू जो है सोशलिस्ट थे, कांग्रेस, विद इन कांग्रेस वो दोनों सोशलिस्ट थे एंड दे वर क्वाइट सपोर्टर्स ऑफ सोशलिज्म. तो लेकिन वो कांग्रेस के अंडर थे, तो इनका नाम तो कोई मतलब मायने नहीं, मतलब इसमें नहीं रखता है कि कम्युनिस्ट अलग से. लाला लाजपत राय
is also not related to the communist movement at all. These two people are related. तो इसमें एम एन रॉय का नाम आता है. अगर आपने थोड़ा भी कम्युनिस्ट के बारे में पढ़ा होगा तो एम एन रॉय को इलेक्ट किया गया था. ऐसे दंगे was a part of forming the Communist Party of India, but he was not somebody who was elected to the leadership of the Communist International. Okay. Now the next question. Who started the Rayotwari experiment in Baramahal? It was Alexander Reed. तो ये बेसिक चीजें तो आपको देखिए याद रखनी पड़ेंगी. इसका कोई एलिमिनेशन मेथड नहीं, कुछ नहीं है. बेसिक बेसिक हर लॉर्ड जो भी वॉइस रॉय रहे हैं, जो भी गवर्नर जनरल रहे हैं, उनके बारे में आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए. हालांकि भाई कॉर्नवालिस कोड क्या था, वो ऑब्वियसली कॉर्नवालिस कोड नाम है तो किसने इंट्रोड्यूस करा होगा? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने. जो माइन्यूट थी एजुकेशन पे वो मकाउले ने करी थी. इस तरीके की जो चीजें हैं, लॉर्ड वेलेस्ली ने जो है सब्सिडरी लाइन्स का जो है सिस्टम उसको वेल एस्टैब्लिश करवाया था. हालांकि रॉबर्ट क्लाइव ने वो सबसे पहले यूज किया था. मैं आज ही पढ़ा रही थी अपने स्टूडेंट्स को ये. तो इस तरीके से आपको बेसिक बेसिक इन्फॉर्मेशन सबके बारे में पता होनी चाहिए, जितने भी वॉइस रॉय हैं. और अगर कोई इंपॉर्टेंट इवेंट, कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया गया है, कुछ भी ऐसा हुआ है, तो उस टाइम पे कौन वॉइस रॉय था, इस तरह के क्वेश्चन भी आ जाते हैं. तो आप उसके लिए खुद को तैयार रखें. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन वाज व्हेन was Women's Indian Association started? Women's Indian Association कब start की गई थी? So this is, I've already taught my students that that women movement, okay, women contribution. Actually एक चैप्टर मैंने पूरा नोट्स बनाया था, women contribution towards the Indian national movement, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उस पर क्वेश्चन आते हैं. ये देखिए, इसमें तो चलिए एक एसोसिएशन के बारे में आया ही है, बट ज्यादातर जो पेपर्स में नोटिस किया जाता है वो आते हैं मैचिंग. मतलब 4 एसोसिएशन के नाम दे दिए और 4 विमेन के नाम दे दिए, भाई किसने कौन सी स्टार्ट करी, आप मैच करिए. ईयर भी आ जाता है कभी कभी. तो विमेन का कंट्रीब्यूशन, उनके नेम्स, उनके स्टार्ट करी हुई ऑर्गेनाइजेशन, या जैसे अरुणा असफ अली ने क्विट इंडिया मूवमेंट में बहुत बड़ा रोल प्ले किया है, सरोजिनी नायडू ने सॉल्ट सत्याग्रह में बहुत बड़ा रोल प्ले किया है. तो इस तरीके से इंपॉर्टेंट जो है विमेन एसोसिएशंस, विमेन कंट्रीब्यूशन आपको याद रखना बहुत जरूरी है. इससे बहुत अच्छे से आप पढ़ेंगे. फिलहाल हम जिसके बारे में बात कर रहे थे, विमेन्स इंडियन एसोसिएशन, इट वाज स्टार्टेड इन 1917, है ना. तो जितनी भी एसोसिएशन उन्होंने स्टार्ट करी ऑर्गेनाइजेशन, वो उनके नाम, उनके फाउंडर के नाम, उनके ईयर, या कोई भी अलग से और कंट्रीब्यूशन किसी वुमेन ने दिया है नेशनल मूवमेंट में, तो आपको पता होना चाहिए. अलग से एक चैप्टर होता है ये. अच्छे से प्रिपेयर करिए. बाकी अगर आपको बैच में एनरोल करना है जहाँ पे आपको ऑलरेडी ये सब स्ट्रगल नहीं करना है, प्रॉपर नोट्स चाहिए, तो आप बिल्कुल कर सकते हैं. मैंने पहले भी बताया था, उसमें आपको प्रॉपर नोट्स दिए जाएंगे. लाइव क्लासेस हैं ऑलरेडी. आपको पूरा का पूरा एक कोर्स आपको रिकॉर्डेड मिलेगा. उसमें भी आप देख सकते हैं जो हमने लास्ट टाइम मैंने पढ़ाया था पूरा. लास्ट ईयर भी हमारे बैचेस चले थे जिसके थ्रू काफी बच्चे सेलेक्ट हुए हैं, और उनके एक आधे का इंटरव्यू भी है शायद, आप वो भी चेक कर सकते हैं स्ट्रैटेजी के लिए. और बाकी तो इसके अलावा भी प्रॉपर गाइडेंस मिलता है, टेस्ट सीरीज मिलती है आपको पूरी की पूरी, है ना. पूरा जो भी आपके क्वेश्चंस हैं प्रॉपर वो सीबीटी की तरह होता है हमारे एप्लीकेशन पे. जैसे आपका होगा एग्जाम उसी तरीके से हम लोग मतलब अपना अटेम्प्ट करते हैं उसमें. उसके अलावा भी हम लोग जो वीकली टेस्ट लेते हैं उसमें भी वो भी आपको दिए जा रहे हैं. तो काफी सारी चीजें हैं उसमें भी. लेकिन फिर भी आप अगर उसे नहीं लेते हैं तो फिर जो चीजें मैं अभी बता रही हूँ उसको भी ध्यान में रखिए और अपनी प्रिपरेशन बूस्ट अप करिए. ओके, मूविंग फर्दर. उसका लिंक अगर आपको एनरोल करना है तो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा डायरेक्टली, या अगर आप नहीं हो रहा है आपसे तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं या फिर कॉल कर सकते हैं जो डिस्क्रिप्शन में है. बाकी टेलीग्राम चैनल तो बिल्कुल ज्वाइन करिए, वहां पे सारी अपडेट शेयर होती हैं. उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है. वो तो फ्री है सबके लिए, वहां पे कोई भी आपको वेबिनार ज्वाइन कर सकते हो. कुछ पूछना है हमसे तो डायरेक्टली पूछ सकते हैं. हमारे जो अलग और दूसरे स्टूडेंट्स हैं जो सेलेक्ट हो चुके हैं, उनसे कुछ पूछना है, कोई क्वेरी है आपकी, यू कैन ऑलवेज आस्क अस, यू कैन ऑलवेज कॉन्टैक्ट अस, जॉइन अस. सो वहाँ उसके जो लिंक है, जूम मीटिंग के लिंक वहीं शेयर होते हैं, तो आप वो देख सकते हैं. वहाँ क्विज भी शेयर होता है, और कोई भी इंफॉर्मेशन, नया नोटिस, कुछ भी अपडेट आता है एग्जाम से रिलेटेड, तो वो सबसे पहले वहीं शेयर होता है. तो हिस्ट्री का जो अलग से हमने टेलीग्राम चैनल बनाया है वो सभी की, आप ही सभी की सुविधा के लिए बनाया है. उसे ज्वाइन करिए इसका टेलीग्राम चैनल को. उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको. मूविंग फर्दर, हु फॉर्म्ड ऑल इंडियन डिप्रेस क्लास कांग्रेस? ये तो बिल्कुल अच्छे से पता है सभी को, होना भी चाहिए, मुझे लगता है होगा भी. इट वाज डॉक्टर बी आर अम्बेडकर. डिप्रेस क्लासेस के लिए सबसे ज्यादा काम करने वाले मेनली 2 लोग हैं, है ना. है ना. तो मैंने जो 2 नाम मैं बता रही थी कि जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, वो एक तो ज्योतिबा फुले होते हैं और दूसरे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर. तो इसमें बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो बी आर अम्बेडकर ने फॉर्म की है. तो उनके नाम
उनके ईयर के नाम आपको याद रखने हैं। अम्बेडकर का कंट्रीब्यूशन बहुत-बहुत इम्पोर्टेंट है, अलग से बहुत अच्छे से पढ़िएगा इस टॉपिक को, बहुत क्वेश्चन आता है इससे। तो ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेस कांग्रेस वाज स्टार्टेड बाय डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, इसका ईयर भी आपको पता होना चाहिए। एमसी राजा बिल्कुल नहीं हो सकता ये ऑप्शन में, बिकॉज ही वाज डेफिनेटली अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। वो नेहरू रिपोर्ट जो बनाया था कि भाई हमें अपने कॉन्स्टिट्यूशन में क्या चाहिए, तो उसमें ही वाज अ पार्ट, बट ही वाज नॉट यू नो ही वाज नॉट इवन इनटू द डिप्रेस्ड क्लासेस मूवमेंट्स और लोअर कास्ट मूवमेंट। ईवी रामास्वामी नायकर बिल्कुल थे साउथ इंडिया से, उन्होंने जस्टिस पार्टी का फॉर्मेशन भी किया था और लोअर कास्ट के राइट्स के लिए उन्होंने काफी काम किया है, बट ही वाज नॉट द वन हु स्टार्टेड दिस ऑर्गेनाइजेशन। ईवी रामास्वामी नायकर इज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, उनकी जस्टिस पार्टी और उनका पूरा डिस्कोर्स जो है वो आप पढ़ेंगे, है ना, द्रविड़ा कजगम वाला। Mahatma Gandhi was, he was definitely involved in all this, but he was not he was involved in uplifting the Dalits, but he was not the founder of this All India Depressed Classes Congress. Okay, so moving further, Telugu didactic poem Amukht Malyada was composed by Krishna Devaraya. हम सब जानते हैं, he's a ruler of Vijayanagar dynasty, Vijayanagar Empire. एंड अमुक्त मल्यदा जो है वो उन्होंने एक तेलुगु डायडेक्टिव पोएम है जो उन्होंने कंपोज की है, लिखी है। अब इसका रीजन ये दिया हुआ है, इट वाज कंपोज टू एट्रीब्यूट इम्पोर्टेंस टू द फॉरेन ट्रेड। ये गलत है ना? क्यों? क्योंकि इसमें मेनली है कि भाई इट 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 कंसिस्ट ऑफ द वेडिंग ऑफ एन अवतार, है ना? इट्स प्रोबेबली रंग नायका अवतार ऑफ विष्णु ऑफ विद अंदर, शी वाज अ वुमन एल्वर, तो भक्ति मूवमेंट से एसोसिएटेड है। तो ये जो है रीजन गलत है। तो इट इज लाइक बोथ, नॉट बोथ, सॉरी, ए इज करेक्ट, आर इज नॉट करेक्ट। फर्दर, मूविंग फर्दर, गिवन बिलो आर द टू स्टेटमेंट, दोबारा एसर्शन रीजनिंग है ना। तो इंडियन आर्मी जो है वो केयरफुली रीऑर्गेनाइज करी गई थी 1858 के बाद टू प्रिवेंट द रिकरेंस ऑफ अनदर रिवोल्ट। अनदर रिवोल्ट क्यों लिखा है, किस रिवोल्ट को रेफरेंस दे रहे हैं? रिवोल्ट ऑफ 1857, ठीक है। 1857 में जो रिवोल्ट हुआ था उसको रेफर कर रहे हैं कि भाई उसके बाद आर्मी को दोबारा से रीऑर्गेनाइज क्यों किया गया, जिससे आगे कोई रिवोल्ट ना हो, है ना। तो उस तरीके से उनको रखा। इट वाज रीजन क्या, इट वाज टू मिनिमाइज द कैपेसिटी ऑफ इंडियन सोल्जर्स टू रिवोल्ट। बिल्कुल, कि जो इंडियन सोल्जर्स हैं उनको बांटा जाए, उनको यूनिटी में ना आ जाए वो, कि फिर से कोई ऐसी अपराइजिंग हो जाए। तो बोथ ए एंड आर आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, तो ए इज द करेक्ट ऑप्शन। सो मूविंग फर्दर, द थियोसॉफिकल, फिर से दर्शन रीजनिंग की क्वेश्चन है, इसलिए मैं अपने स्टूडेंट्स को बहुत प्रैक्टिस इसकी भी कराई है। हालांकि रिवोल्ट ऑफ 1857 पे भी मैंने उनको क्वेश्चन किए थे जब मैंने उनको टॉपिक वाइज टेस्ट बनाया था, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। मुझे पता था कि इसमें असर्शन रीजनिंग ज्यादा आता है 1857 से, है ना। या फिर 1857 से आएगा तो लीडर्स के नाम आएंगे कि भाई डिफरेंट डिफरेंट स्टेशंस जो बनाए थे, सेंटर्स थे रिवोल्ट के, उनसे कौन सा लीडर था, यही दो चीजें आती हैं मेन। बाकी आगे देखते हैं दर्शन, नेक्स्ट क्वेश्चन। द थियोसॉफिकल सोसाइटी, हम सब जानते हैं थियोसॉफिकल सोसाइटी रिफॉर्म मूवमेंट के चैप्टर में हम पढ़ते हैं, है ना। तो ये फॉर्म की गई थी एंशिएंट इंडियंस को, जो एंशिएंट प्रैक्टिसेस हैं हमारी, हमारा जो रिलीजन है स्पेसिफिकली हिंदुइज्म, उसको रिवाइव करने के लिए, उसकी जो पास्ट ग्लोरी मानते थे ये लोग, उसको रिवाइव करने के लिए। एंड द फाउंडर्स वर एच पी ब्लेवेत्स्की एंड एम एस ऑलकॉट। तो इसका रीजन लेकिन ये दिया है क्योंकि मैडम एच पी ब्लेवेत्स्की केम टू इंडिया। नो, दैट वाज नॉट द रीजन, बट हाँ, दैट इज ट्रू, मैडम एच पी ब्लेवेत्स्की केम टू इंडिया। सो बोथ ए एंड आर ट्रू, लेकिन आर जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, ये रीजन नहीं है दर्शन का करेक्ट, है ना। तो सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट 79 क्वेश्चन, सुभाष चंद्र बोस met Goebbels and Hitler in Berlin। देखो सही, इंडियंस कैप्चर्ड इन नॉर्थ अफ्रीका वर हैंडेड ओवर टू हिम टू स्टार्ट इंडियन लीजन। तो बोथ दी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, ठीक है। बोथ स्टेटमेंट वन एंड स्टेटमेंट टू आर ट्रू, क्योंकि सुभाष चंद्र बोस ने जब इंडियन आर्मी उनको फॉर्म करनी थी तो वो बाहर चले गए थे, है ना। जर्मनी गए, जापान गए, वहां से उन्होंने हेल्प मांगी किसी तरीके से, बिकॉज दीज वर द पावर्स जो कि जो है ब्रिटिश के अगेंस्ट थी, है ना। अ, उनके अगेंस्ट में थी ये। तो उन्होंने सोचा कि इनसे कुछ सपोर्ट लिया जाए, और हम, मैंने अपने क्लासेस में भी एक्सप्लेन किया है, आपको नोट्स भी दिए हुए हैं, मतलब जिन जिन बच्चों ने बैच लिया है, और आपको भी बता रही हूँ कि जो इंडियन नेशनल आर्मी का फॉर्मेशन है, उसके फर्स्ट सेकंड थर्ड फेज तीनों तक
स्टार्टिंग फ्रॉम मोहन सिंह, देन राज बिहारी बोस, और कैसे सुभाष चंद्र बोस ने प्रॉपर उसका फॉर्मेशन किया बाय यूजिंग प्रिजनर्स ऑफ वॉर, किस किस से वो मिले, वो कहाँ कहाँ गए, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने बार बार बोला है, अपने स्टूडेंट्स को भी बताया है, तो ये इसीलिए बताया है कि देखिए इससे क्वेश्चन आया है ना। तो इसको भी आप बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर ट्रू। नेक्स्ट, identify the correct statement. The East India Company was founded by a royal charter in 1600. Obviously very simple. First chapter, advent of European होता है, modern history का आप सबने पढ़ा होगा। It was not given monopoly of all trade, ये गलत है, it was given monopoly of all trade. The company formally started trading in India after setting scores with the Portuguese, बिल्कुल ठीक है, पहले पोर्तुगीज को उन्होंने ठिकाने लगाया, उसके बाद उन्होंने अपना रेट्स टू शुरू करा प्रॉपर्ली। It was a joint stock company of London merchants, correct. So A, C, D are correct. So C is the correct option. तो एडवेंट ऑफ यूरोपियंस की भाई कैसे यूरोपियंस आए, थोड़ा थोड़ा फ्रेंच के बारे में, थोड़ा थोड़ा इंग्लिश के बारे में और थोड़ा पोर्तुगीज के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट है जानना। इसके अलावा कौन सी फैक्ट्री किस ईयर में सेटअप हुई है, कि मतलब कभी कभी क्वेश्चन आता है कि भाई पोर्तुगीज ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्टैब्लिश करी थी या कौन से ईयर में करी थी। सिमिलरली आपको ब्रिटिश के लिए भी आ सकता है, सिमिलरली आपको फ्रेंच के लिए भी आ सकता है, बाकी एंग्लो फ्रेंच वॉर्स भी हैं, बट मेनली ये चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं, है ना। इंग्लिश के लिए तो बहुत बहुत इंग्लिश पास जिसे बोलते हैं ब्रिटिश, उनके उनका तो प्रॉपरली पढ़िएगा आप, किस तरीके से कब रॉयल चार्टर साइन हुआ, ईयर्स, ट्रीटीज बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो क्वेश्चन नंबर 80, आई गेस वी रेड, हाँ हमने 80 पढ़ा था। 81, करेक्ट स्टेटमेंट्स आइडेंटिफाई करने हैं। द फर्स्ट इंडियन फैक्ट्री, हाँ फैक्ट्री एक्ट, आई वाज वर्किंग क्लास मूवमेंट्स में ही मैंने मेरे स्टूडेंट्स को फैक्ट्री एक्ट पढ़ाए थे, है ना। तो दोनों फैक्ट्री एक्ट पढ़ाए थे, जिसमें कि फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट जो है वो 1881 में पास हुआ था। आई मीन आई टॉट दिस, मेरे नोट्स में है ये। डेल्ट प्राइमरली विद द प्रॉब्लम ऑफ चाइल्ड लेबर, ठीक है। जो पहला फैक्ट्री एक्ट पास हुआ था वो इसीलिए हुआ था कि भाई वर्किंग कंडीशंस जो है वो बहुत खराब है, और बच्चों को उनसे बचाना है जो हार्म हो रही है उनकी लाइफ, एंड यू नो दे आर डाइंग। तो बच्चों की प्रॉब्लम की नहीं था, मतलब कि चाइल्ड लेबर, बाल मजदूरी, है ना। इट डिडंट स्पेसिफाई, डिडंट लिखा है, देखिए उसने उसमें स्पेसिफाई था कि बच्चों से आप इतने ही घंटे काम करा सकते हैं, और तो इसमें डिडंट लिखा है, तो ये करेक्ट नहीं है, सी करेक्ट नहीं है, ए बी करेक्ट है अभी तक। इट प्रोवाइडेड फॉर प्रॉपर फेंसिंग ऑफ डेंजरस मशीनरी, बिल्कुल यही था उसमें प्रोविजन कि भाई जो डेंजरस मशीनरी है उसकी फेंसिंग की जाए, इससे बच्चे उसमें ना जाए। इट प्रोवाइडेड वीकली हॉलीडे फॉर ऑल, नहीं सबके लिए नहीं करी थी, इट वॉज फॉर चिल्ड्रन स्पेसिफिकली। सो इसमें जो करेक्ट है वो है, और यहाँ तक कि लाइक मिनिमम और मैक्सिमम एज भी डिफाइन करी गई थी चिल्ड्रन की। तो आप इस एक्ट को दोनों, फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट, सेकंड फैक्ट्री एक्ट, बहुत अच्छे से पढ़िएगा। तो ए इज करेक्ट, बी इज करेक्ट, सी एंड डी इज करेक्ट, है ना। ए बी डी इज करेक्ट, तो इट्स ए ऑप्शन। ओके, मूविंग फर्दर, देखिए अब ये देखिए मिडीवल से क्वेश्चन आ गया है। मिडीवल में मैं शुरू से बोलती आई हूँ, शायद आप मेरे पहले वीडियोस देखेंगे उनमें भी यही है। इससे पहले अगर कोई क्वेश्चन आया होगा इस क्वेश्चन पेपर में, उसमें भी यही है। मैं अभी भी दोबारा से यही बता रही हूँ कि मिडीवल में टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, कि भाई कौन सा ऑफिसर, ऑफिसर्स के नाम अलग होते हैं उसमें, जैसे जागीर, दीवान, देश पांडे, फरसखाना, सॉरी फरस खाना, है ना। इसके अलावा भी दीवाने आम, जो बिल्डिंग्स के नाम है ना। तो ये है ना, सदर सदर, तो इस तरीके से दीवान एयर्स। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारी चीजें, जितने भी टर्म्स हैं, और स्पेसिफिकली जो पोस्ट है कि भाई ये कौन सी पोस्ट है ना। ये पुलिस सुपरिटेंडेंट है ना, ये जागीरदार है, तो ये कौन क्या है, ठीक है। तो किस पोस्ट के लिए क्या टर्म यूज होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है उसमें। तो ये देखिए, अब हम इसमें देखते हैं। देखिए जागीर क्या होती है, ग्रांट ऑफ फॉर द मेंटेनेंस ऑफ ट्रूप्स होता है ना, कि एक ग्रांट कर देते हैं जिससे वो ट्रूप भी मेंटेन करते हैं, और उसके थ्रू वो रेवेन्यू भी कलेक्ट करते हैं। सो ए का थर्ड ऑप्शन है ना। देखिए इसमें एलिमिनेशन भी आप यूज कर सकते हो, ए का थर्ड दो में है, हालांकि जनरली यही होता है कि जो ऑप्शन इजी होता है वो दो में सेम देते हैं वो लोग, कंफ्यूज करने के लिए। तो ये थोड़ा सा हैक बता रही हूँ मैं आपको। हमेशा सही नहीं होता है, 99% सही होता है, कि जिस जिन दो ऑप्शंस में सेम दिया हुआ हो इजी वाला पार्ट, तो उन्हीं दोनों में से एक आंसर होता है। तो ए का थर्ड इसमें भी दिया हुआ है। सेकंड, दीवान, दीवान वाज द हाईएस्ट सिविलियन ऑफिस इन द किंगडम, सो बी का है सेकंड। तो इसमें है, यही पता चल गया, बट फिर भी हमें पता होना चाहिए। सी, देश पांडे, दैट वाज दिस रिकॉर्ड कीपर फॉर अ पर्सन, फॉर
Paras Khanna was a police office, so it's option D. ओके, तो इसीलिए आप लोग टर्म्स जो भी पोस्ट के नाम है मुगल्स में उनको याद रखेंगे कि क्या है, उनको मेमोराइज करेंगे, इसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, वो आपको याद करना ही पड़ेगा, यू हैव टू लर्न देम प्रॉपर्ली। एक लिस्ट उठाइए और याद कर लीजिए। अब आते हैं ट्राइबल मूवमेंट्स पर। ट्राइबल मूवमेंट्स की मॉडर्न, अब हम क्या देख रहे हैं, एक तो हमें इस पेपर में एनालिसिस करके एक चीज बहुत अच्छे से पता चल रही है कि जो मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चन है वो भर भर कर है इसमें, है ना, बहुत सारे हैं। और स्पेसिफिकली उसमें ना मूवमेंट्स पर क्वेश्चन ज्यादा है। रिवोल्ट ऑफ 1857 हो गया, ट्राइबल मूवमेंट हो गया, है ना, या फिर फैक्ट्री एक्ट हो गए, वो भी एक तरीके से वर्किंग क्लास मूवमेंट का ही पार्ट है, लेने के वुमेन एसोसिएशन हो गया, लोअर कास्ट मूवमेंट हो गए, तो इसी तरीके की चीजें ज्यादा आ रही हैं। मैंने यही चीज बार बार बताई है अपने स्टूडेंट्स को भी और आप लोगों को भी बता रही हूँ कि आप लोग इसे अच्छे से पढ़िए, इन चीजों को जो मैंने अभी अभी मेंशन करी है, ठीक है। इसी तरीके से ट्राइबल अपराइजिंग देखिए, इनके लीडर, एक तो ट्राइबल अपराइजिंग संथाल रेबेलियन का, शेंशू ट्राइबल मूवमेंट का, इन सब का लीडर कौन है, ये किस लिए ये रिवोल्ट कर रहे थे, इनका मेन मोटिव था ये, उसका कोई रिजल्ट आता है, कोई ट्रीटी साइन हुई है, कुछ सुधार आया है इनकी कंडीशन में, वो किस ईयर में ये हुई थी ये, और किस जगह हुई थी ये 5-6 चीजें याद रखनी होती है। मूवमेंट के बारे में मुझे लगता है बहुत हार्ड नहीं है, आप लोग आराम से कर सकते हैं। तो सांथाल जो हुई थी वो मयूरभंज में हुई थी, सो ए का जो है वो थर्ड ऑप्शन है। देखिए इसमें भी दो दो दिए हुए हैं, ठीक है। चेंशू ट्राइबल जो है, जो चेंशू ट्राइब है, उसका आंध्रा में हुआ था, बी का फर्स्ट है, ए का थर्ड, बी का फर्स्ट, ठीक है। थाडो क्यूकीज जो थे, क्यूकीज, उनका जो है मणिपुर में हुआ था, डी का सेकंड, एंड भिल्स जो है वो बंसवारा में, तो डी का फोर्थ, डी का सेकंड, बी का फर्स्ट एंड ए का थर्ड, तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। हाँ, तो ट्राइबल मूवमेंट्स के बारे में जो जो चीजें मैंने मेंशन करी है आप लोग अच्छे से पढ़ के जाइएगा अपने पेपर। अब ये देखिए, मार्शल एक्सकेवेटेड मोहनजोदारो, ठीक है, मोहनजोदारो, ए ए का जो है ऑप्शन है वो है सेकंड। इट वाज इन 1931, ऑलराइट। ए का सेकंड, और आपको कुछ भी देखिए, इसे एलिमिनेशन से भी कर सकते हैं, आपको इसमें से कुछ भी पता हो या ना पता हो, आपको ये पक्का पता होगा अगर किसी ने एनसीईआरटी भी पढ़ी होगी 12th क्लास में, एंशिएंट हिस्ट्री, क्योंकि जो कनिंघम को सबसे पहले हड़प्पन सील मिली थी उससे पहले कुछ नहीं हुआ था, सबसे पहले वही हुआ था, और कोई हिस्टोरिकल इन्वेंशन उससे पहले नहीं हुई थी। तो सबसे पुरानी जो चीज होगी इन सब में वो होगी कनिंघम वाला पार्ट, तो डी का तो फर्स्ट ही है, 1853। सो डी का फर्स्ट, और अगर आपको ये भी मोहनजोदड़ो जोदारो भी इम्पोर्टेंट है पता है, ए का सेकंड और डी का फर्स्ट, सो ए का सेकंड और डी का फर्स्ट किसमें है, सी ऑप्शन में है, ठीक है, और किसी में नहीं है। इसमें ए का सेकंड है लेकिन डी का फोर्थ दिया हुआ गलत है, तो ए का सेकंड और डी का फर्स्ट, तो सी ऑप्शन में है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो सी है। और बट फिर भी मतलब ये है कि मैं आप लोगों को बता रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं चाहती हूँ कि आप लोग बाकी ना पता हो, आप लोग बिल्कुल अच्छे से पढ़िए, लेकिन इन केस वहां पे ऐसी सिचुएशन आती है कि भाई एलिमिनेशन से करना पड़ रहा है तो आप लोग कर पाए, इसलिए मैं बता रही हूँ ये, है ना। सो डॉक्टर सहानी एक्सकेवेशन एट हड़प्पा, इट वाज इन 1921 एंड व्हाट्स ने एक्सकेवेट किया था हड़प्पा इन 1940, सॉरी, सी का फोर्थ है ना। तो मूविंग फॉरवर्ड, हाँ, 85 क्वेश्चन जो है हम लोग करेंगे अब। ये देखिए, आप क्रोनोलॉजी में लगाने के लिए भी चीजें आ जाती हैं, बट वो बहुत ज्यादा हार्ड नहीं होती हैं, जनरली इजी होती है ना। अब आप एलिमिनेशन से भी करना चाहें या थोड़ा सा दिमाग लगाएं तो ये क्वेश्चन आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। देखिए जैसे विजिट ऑफ चाइनीज पिलग्रिम फाहिन, फाहिन आपको थोड़ा भी आइडिया होगा कि चंद्रगुप्त टू के टाइम में आया था, नहीं पता है तो भी कोई बात नहीं, लेकिन गुप्ता शुरू होने के बाद आया था, इतना भी पता है तो भी आपको पता है। ये एक और ऑप्शन है, गुप्ताज गेंद पार, तो पहले गुप्ताज आएंगे ना, फाहिन पहले थोड़ी आ जाएगा, जब वो चंद्रगुप्त रूलर के टाइम में आया है तो पहले गुप्ताज गेंद पार। उससे पहले देखिए एंड ऑफ कुषाण पार, आपको अगर इतना भी पता है ना कि कुषाणा जो थे वो पोस्ट मौर्य में थे, तो ऑब्वियसली गुप्ता से पहले हुए ना पोस्ट मौर्य, पहले कुछ रूलर्स थे, रूलिंग डायनेस्टीज थी, उसके बाद गुप्ताज आए थे उनके खत्म होने के बाद, तो सबसे पहले इसमें आएगा एंड ऑफ कुषाण पाल इन नॉर्थ इंडिया, सी। उसके बाद गुप्ताज की गेंद पार, बी, तो सी बी। उसके बाद आपको पता है विजिट ऑफ चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम में हुआ था, चाइनीज पिलग्रिम फाइन आए थे, तो ए, तो सी बी ए।
और हुनास जो है उनके इन्वेजन की वजह से स्कंदगुप्त बहुत परेशान हो गए थे और फाइनली गुप्ता पावर डिक्लाइन हुई थी। तो इसमें क्या है, सी बी ए एंड देन डी, एंड ऑफ स्कंदगुप्त reign, फिर हुनास ऑक्यूपाइड मालवा। ठीक है, तो सी बी ए डी ई, सी बी ए डी ई, दिस इज ऑप्शन नंबर डी। नाउ मूविंग फर्दर, तो इस तरीके से मतलब मेरा मतलब था कहने का, तो आप क्रोनोलॉजी के क्वेश्चन सॉल्व करिए, आपको बेसिक बेसिक सारी टाइमलाइन पता होनी चाहिए, है ना। एंशियंट हिस्ट्री हो चाहे मिडिवल हिस्ट्री हो चाहे मॉडर्न हिस्ट्री हो, टाइमलाइन सबसे पहले क्लियर करो। ठीक है, ये चीज मैं भी बिल्कुल बहुत अच्छे से ट्राई करती हूँ कि जो मेरे स्टूडेंट्स हैं जो मेरे बैच में पढ़ रहे हैं इस वक्त, उनकी टाइमलाइन बहुत क्लियर हो। कुछ क्लियर हो या ना हो, टाइमलाइन क्लियर हो, क्योंकि उससे क्या होता है कि बहुत से क्वेश्चंस आप लोग सॉल्व करो। जैसे ये क्वेश्चन कितना इजी था, लेकिन मे भी बहुत से बच्चों ने इसे गलत कर दिया हो, क्योंकि टाइमलाइन ही क्लियर नहीं होती है। टाइमलाइन क्लियर रखिए, किसके बाद क्या आया, है ना, बेसिक है ये तो। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 86। जैसे, ओके, हाँ, तो हम क्वेश्चन नंबर 86 देख रहे थे, इसको फिर से देखिए। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर सबको पता है, आई होप। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना उसको बोलते हैं कि पहले असेंडिंग ऑर्डर जिसे कहते हैं ना, कि जो पहले हुआ वो पहले आएगा, जो बाद में हुआ वो बाद में हुआ आएगा, है ना। तो इसमें भी बहुत बहुत ईजी है, थोड़ा सा आप दिमाग लगा के सोचिए कि पहले कौन से मुगल रूलर आए थे। अब कोई हिस्ट्री का स्टूडेंट अभी लगता है इतना तो सबको पता होगा कि पहले कौन आए थे। पहले बाबर, फिर हुमायूं, फिर अकबर, फिर जहांगीर, एंड देन इट वाज शाहजहां, औरंगजेब, बहादुर शाह जफर। इतना सबको याद होता है, इसके बाद लेटर मुगल्स में भी याद ना हो, है ना। तो इसमें बादशाह नामा फर्स्ट शाहजहां का है, तो इसका तो कोई मतलब ही नहीं बनता पहले आने का, है ना। जहांगीर राइट्स हिज मेमोयर, ऑब्वियसली जहांगीर फिर शाहजहां, तो ई सी, है ना। ई सी तो है ही बाद में, है ना। अब हमारे पास है अकबरनामा, यानी अकबर से रिलेटेड, तो ऑब्वियसली बाबर और हुमायूं के बाद की चीजें हैं ये, है ना। तो सबसे पहले लेकिन ये है कि गुलबदन बेगम जो है, उन्होंने हुमायूं नामा लिखना शुरू करा था। गुलबदन बेगम, बानो बेगम वाज अ सिस्टर ऑफ हुमायूं, एंड उन्होंने हुमायूं नामा लिखा है। मेरे मास्टर्स में तो हमने पूरा पढ़ाया था हुमायूं नामा, हमने पूरा ट्रांसलेटेड वर्जन इसका पढ़ा था, इसके ऊपर वी रोट अ रिसर्च पेपर। तो डी सबसे पहले है। फिर बाबर का मेमोयर जो है ना, वो ओरिजिनली इट वाज इन टर्किश लैंग्वेज, है ना। ओरिजिनली बाबर का मेमोयर, जिसे तुजू के बबूरी कहा जाता है, वो टर्किश लैंग्वेज में था। बाद में उसको अब्दुल रहीम खाने खानन ने ट्रांसलेट किया था, है ना, किसमें, पर्शियन में, और तब उसको बाबरनामा कहा गया। वरना जब अब किसने, ये भी क्वेश्चन आ जाता है, इसको याद रखना, अब्दुल रहीम खाने खानन, उन्होंने ट्रांसलेट किया था बाबर का मेमोयर, जो कि तुजू के बबूरी कहा जाता था टर्किश लैंग्वेज में, एंड फाइनली व्हेन इट वाज ट्रांसलेटेड इनटू पर्शियन इट वाज कॉल्ड बाबरनामा। तो पहले, उससे थोड़ा पहले गुलबदन बानो बेगम स्टार्ट कर चुकी थी हुमायूंनामा लिखना, एंड देन इट हैपेंड, बाबर्स मेमोयर ट्रांसलेटेड इनटू पर्शियन एज बाबरनामा, सो इट वाज डी, देन ए, ऑब्वियसली फिर अकबर से रिलेटेड चीज होगी, बी। ठीक है, तो डी ए बी, डी ए बी, देन ई जहांगीर, और फाइनली शाहजहां से रिलेटेड, दैट इज बादशाहनामा। लाहौरी कंपोज द फर्स्ट टू दफ्तर्स ऑफ बादशाहनामा। इस पे आप ये भी याद रखेंगे कि लाहौरी ने कंपोज किए थे बादशाहनामा के फर्स्ट टू दफ्तर्स। जैसे राइटर्स के नेम भी आ जाते हैं तो इम्पोर्टेंट है। तो हमें पता चल गया है कि हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। तो इस तरीके से थोड़ा सा आप माइंड यूज करके भी क्रोनोलॉजी के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, अगर आपको टाइम लाइन क्लियर है तो। इसके अलावा जो राइटर्स के नाम होते हैं, जैसे मुगल टेक्स्ट जितने भी हैं, मेमोयर्स मुगल एम्परर्स के, दिल्ली सल्तनत में भी कुछ टेक्स्ट लिखे गए हैं, कुछ भी है, या ट्रांसलेटर्स जो है, उन सबके नाम आपको याद होने चाहिए। एक लिस्ट बनाइए और याद करिए। अरेंज द फॉलोइंग इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। द पोर्टुगीज gave the island of Bombay, actually I think this question was dropped, इसमें कुछ तो थोड़ी सी गड़बड़ है, so this question was dropped. Okay, moving forward. Chanakya's machination of Chandragupt's enemies is described in Mudra Rakshasa by विशाख दत्ता। इसमें चंद्रगुप्त टू का जो है एक्सेशन के बारे में बताया गया है। तो इसमें चाणक्य की मशीनेशन ऑफ चंद्रगुप्त एनिमीज है, दिया गया है ना। बाकी भी देखिए, नीति सारा किसने लिखा है आपको पता होना चाहिए, बाय कमंड का, है ना। ये भी एक स्टेट क्राफ्ट ऑफ पॉलिटिक्स पे टेक्स्ट है। इंडिका मेगास्थनीज ने लिखी थी, मॉरियंस का अकाउंट है। बाकी अर्थशास्त्र पता ही है आपको, कौटिल्य अर्थशास्त्र उपिंदर सिंह में पढ़ेंगे तो पूरा इन्फॉर्मेशन है इन दोनों के बारे में।
तो ये जो एंशिएंट टेक्स्ट है, इनका और इनके राइटर का नाम और ये बेसिक इनमें क्या है, ये आपको पता होना बहुत जरूरी है। इससे हमें पता चला है कि एंशिएंट हिस्ट्री के जो टेक्स्ट है, हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो सोर्सेज है, सोर्सेज का एक चैप्टर अलग से होता है, उपेंद्र सिंह में भी है, फर्स्ट चैप्टर है, बहुत अच्छे से पढ़िएगा, है ना। और उसमें नहीं पढ़ रहे हैं, कहीं और से पढ़ रहे हैं, कहीं से फैक्चुअल लेके पढ़ रहे हैं, नोट्स में तो खैर होगा ही, तो उसमें भी आप सारे टेक्स्ट के नाम और उसके राइटर्स के नाम, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल अच्छे से पढ़िएगा। स्पेसिफिकली एंशिएंट हिस्ट्री के टेक्स्ट टेक्स्ट जितने भी सोर्सेज हैं। फर्दर देखिए, फिर आ गया सोर्स के ऊपर क्वेश्चन, फिर आ गया टेक्स्ट के ऊपर क्वेश्चन। गुप्ता एज इज नोन फॉर लिटरेरी कॉन्ट्रीब्यूशन, हु कंपाइल्ड अमर अमर कोशा, इट वाज अमर सिम्हा, ठीक है। और अमर सिन्हा, कई जगह सिम्हा लिखा रहता है, कई जगह सिन्हा, इट इज द सेम पर्सन। तो अमर कोशा जो है वो अमर सिन्हा ने कंपाइल किया था। बाकी भी देखिए, कालिदास जो है, उनके 5 वर्क्स हैं, वो आपको याद होने चाहिए, 5 या 6 है। तो ऋतु संभ्रा, कुमार संभव, अमर और दिस अभिजना शकुंतलम, तो ये सारी चीजें हैं। तो जो भी उनके काम है वो सब आपको याद रखने चाहिए। तुलसीदास की रामचरितमानस, है ना। शुद्रका का भी जो प्ले है, एक मृच्छकटिका, द लिटिल प्ले कार्ट, उसका ट्रांसलेशन है ना। तो उसमें देयर इज अ लव स्टोरी ऑफ पुअर ब्राह्मण कॉल्ड चारुदत्ता with a courtesan, with a wealthy courtesan, and it was she was named as वसंत सेना। तो ये है मृच्छकटिका में मेन भी। तो इस तरीके से देखिए, मैंने आपको बताया शुद्रका ने क्या लिखा है, मृच्छकटिका। मृच्छकटिका में क्या है, बेसिक बेसिक क्या है, लव स्टोरी है इन, ये आपको पता होना चाहिए। इस तरीके से भक्ति मूवमेंट के भी जो टेक्स्ट है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी आपको पता होना चाहिए, है ना। एट्टू टोटू गई, पट्टू पट्टू, है ना, शिलापति करम, तो दीज थिंग्स। नाउ ऋग्वेदा के, हाँ, अगर वैदिक पीरियड से कुछ इंपॉर्टेंट है तो सेक्रीफाइसेस, सोर्सेस, जो हमारे 4 वेदा हैं उनके बारे में, और ब्राह्मणस और ये उपनिषद और ये सब। और इसके अलावा टर्म्स, कि भाई uh, ऋग्वेदा में कैटल वर कंसिडर टू बी अ सिंबल ऑफ वेल्थ इन अ वेल्दी पर्सन वाज कॉल्ड गोमत, ठीक है, बी ऑप्शन। तो इसके जो टर्म्स हैं दैट आर इम्पोर्टेंट। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 91, इंडियंस वर फर्स्ट टू यूज द डेसिमल सिस्टम, द चाइनीज लर्न दिस फ्रॉम बुद्धिस्ट मिशनरीज। ओके, तो ये तो बहुत ही फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसके बारे में आपको क्या बताऊं, पर हाँ, आर्यभट्टा का जो वर्क्स है, देखिए गुप्ता पीरियड तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। एंशिएंट हिस्ट्री में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कोई चैप्टर है तो वो है गुप्ता, है ना, एंड द डेक्कन। तो वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट आ जाता है। तो आर्यभट्टा ने जो काम किए, या गुप्ता पीरियड में जितने भी हमारे जो इन्वेंशंस हुए हैं, डेसिमल सिस्टम, मैथमेटिक्स में, एस्ट्रोलॉजी में, या फिर फिलोसफी के फील्ड में, या जितने भी फील्ड में गुप्ता एज में जो कंट्रीब्यूशन हुए हैं, जो ग्लोरी अचीव करी है, वो सब बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप उसको अच्छे से पढ़िएगा। आर्यभट्टा इज वन ऑफ दोज। तो फिलहाल यहाँ आपके लिए इतना ही कि इंडियंस वर फर्स्ट टू यूज डेसिमल सिस्टम एंड द चाइनीज लर्न दिस फ्रॉम बुद्धिस्ट मिशनरीज। So who wrote a glaring account of military exploits of Samudragupta? It was in no doubt very easy Harisena, because प्रयाग प्रशस्ति जो लिखी है समुद्रगुप्त की, देखिए वो सबको पता होगा कि उसमें पूरा लिखा है कि कैसे कैसे समुद्रगुप्त ने कॉन्केयर किया, क्या किया, कैसे किया। So it was all हरिसेन। So प्रयाग प्रशस्ति किसने लिखी है, वो, और किसके बारे में ये, और उसमें मेनली क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आई थिंक कोई भी अगर गुप्तास पढ़ता है तो यह पढ़ाई ही जाती है, तो बहुत अच्छे से करिएगा इसको। बाकी अगर कोई भी ऐसा होता है ना, मतलब ये प्रशस्ति लिखी गई है इनके लिए, है ना, चालुक्यन रूलर की भी एक, पुलकेशिन टू की भी एक लिखी गई है ना, आईहोल इंस्क्रिप्शन, है ना। तो वो भी इम्पोर्टेंट है इसी तरीके से। तो उनके उनके जो भी ऑथर है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इट वॉज हरिसेन, समुद्रगुप्त के हदीसें थे, प्रयाग प्रशस्ति के। मीमांसा, मीमांसा लिटरली मींस द आर्ट ऑफ रीजनिंग एंड इंटरप्रिटेशन। जो स्कूल ऑफ फिलोसफी है या उससे रिलेटेड चीजें हैं वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप उनको भी पढ़िएगा। ये उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है कि मीमांसा का लिटरल मीनिंग क्या होता है, उनसे एक आधा क्वेश्चन आ जाता है। एक तो वो स्कूल ऑफ फिलोसफी में क्या क्या बेसिक बेसिक है, और दूसरा ये कि उसके फाउंडर का क्या नाम था, बस इतना ही याद रखना होता है। प्लीज रीड अबाउट द 6 schools of philosophy that emerged. Okay, very basic about all of them. Now, Babur succeeded to the kingdom of uh, Samarkand, but he was driven out by, we all know, है ना, it was by Uzbeks, शियाबानी खान, है ना। बाद में
उनकी हेल्प से, सफाविद्स की हेल्प से उनको ड्राइव आउट कर दिया था शाह तामस की हेल्प से। लेकिन शुरू शुरू में बाबर जब समरकंद ऑक्यूपाई करना चाहते थे तो उनको उज़्बेक्स ने हरा दिया था, शियाबानी खान ने हरा दिया था। एंड फाइनली ही वेंट टू काबुल एंड एस्टैब्लिश एन एम्पायर देयर। वहां भी उनको जो है चैन नहीं रहने दिया, वहां भी अटैक करते रहे। सो ही वेंट टू, ही इन्वेडेड इंडिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 95। माधोजी सिंधिया डाइड इन 1795 वाज सक्सेस। ये थोड़ा सा रेयर क्वेश्चन है, मतलब ये थोड़ा सा एंटिसिपेटेड नहीं है। एक आधा क्वेश्चन ऐसा आता ही है पेपर में, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए कि ये कहाँ से आ गया। फिर भी मैं कहूंगी कि क्वेश्चन थोड़ा सा मराठा हिस्ट्री से है, और इस बार जो हमें लगता है, जो देखने में आ रहा है पैटर्न, वो ये है कि मराठा हिस्ट्री से काफी क्वेश्चन आ रहे हैं। तो मराठा हिस्ट्री को आप अच्छे से पढ़िए, बहुत अच्छे से। बट ये बहुत लोअर, मतलब बहुत क्या कहेंगे इसको, बहुत मतलब बहुत छोटे छोटे रूलर्स होते हैं ना, उस तरीके से है। तो इतना इम्पोर्टेंट है नहीं कि कुछ कहा जा सके। बट एक आधा ही क्वेश्चन आता है इस तरीके से, तो अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन होता है। बट फिर मैं बता देती हूँ, मैं माधोजी सिंधिया जो थे, वो यंगेस्ट सन थे, है ना, इसके राणोजी सिंधिया के, जो कि सिंधिया डायनेस्टी के फाउंडर हैं, है ना। तो एंड ही वाज आल्सो कॉल्ड द राजा, ही वाज अ स्टेट्समैन, मराठा स्टेट्समैन, एंड ही वाज आल्सो, ही सर्व्ड एज द राजा ऑफ ग्वालियर। so he was succeeded by Daulat Rao. It's option A. Who is the author of Bustan? It was Sadi. Sadi was the author of Bustan. देखिए, जो भी मिडिवल हिस्ट्री के टेक्स्ट हैं, पहले भी बोला था, अब भी बोल रही हूँ, एक लिस्ट बनाओ, उनके राइटर्स के नाम लिखो और लर्न कर लो, ठीक है। इफ यू आर नॉट coming to our batch, if you're not enrolling yourself in our batch, then you have to do it on your own. That's why I'm asking you to do it. Otherwise, अगर आप बैच में एनरोल करते हैं तो ये आपको सब कुछ पढ़ाया जाएगा। जिनसे कामिल, ठीक है, लिटरली मीन्स, अब देखिए कामिल का मतलब क्या होता है, कभी आपने सुना होगा, अकबर को कहा जाता है इंसान है कामिल, दैट मीन्स परफेक्ट मैन। तो कामिल मतलब परफेक्ट होता है ना। तो अगर आपको नहीं भी पता है जिनसे का मतलब, तो कामिल का मतलब बता सकता है परफेक्ट है, तो परफेक्ट क्रॉप, ठीक है। तो एनी वे बट जिनसे कामिल मीन्स परफेक्ट क्रॉप। तो मूविंग फर्दर, द सेंटर ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट प्रोडक्शन इन मुगल इंडिया इज नोन एज किताब खाना, ठीक है। मैन्युस्क्रिप्ट क्या होती है, हाथ से लिखी हुई चीजें। तो ऑब्वियसली मैन्युस्क्रिप्ट प्रोडक्शन को किताब खाना कहते हैं। बाकी भी अगर इसमें देखा जाए तो जितने भी वो चीजें होती है ना, फैक्ट्स, फैक्ट्स इज टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है, किसको क्या कहते हैं, दीवाने आम क्या है, पहले बता दीवाने खास क्या है ना। तो ये सब बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, आप इनको याद रखिए। बाकी पोस्ट के नाम जो होते हैं, टर्म्स यूज करते हैं अलग अलग, है ना, अर्ज मामलिक यूज करते हैं, है ना। तो वो सब आपको याद रखना है। बाकी हु अमंग द फॉलोइंग वाज अ फीमेल डिवोटी ऑफ शिवा? इट वाज कराईकलम अय्यर। भक्ति मूवमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अलवर्स और नायनर्स के बारे में आपको बिल्कुल बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, पढ़ देना बेसिक बेसिक दोनों के बारे में, अलवर्स और नायनर। तो दिस इज इम्पोर्टेंट। ओके, नाउ द लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? देवेंद्रनाथ टैगोर कैरीड फॉरवर्ड द ट्रेडिशन ऑफ राजा राम मोहन रॉय, बिल्कुल सही। देखिए, अब ये फिर रिफॉर्म मूवमेंट्स के बारे में है ना, किसके बारे में, ब्रह्मो समाज के बारे में, जो राजा राम मोहन रॉय का था। तो देवेंद्रनाथ टैगोर ने उनको आगे फॉरवर्ड किया था, करेक्ट। इसमें है ब्रह्मो समाज डिड नॉट, ये याद रखिए, डिड नॉट कहाँ आ रहा है। अगर डिड नॉट है तो मतलब सेंटेंस गलत है, एफर्मेटिव मत ले लीजिएगा इसको कि ब्रह्मो समाज मेड एफर्ट्स फॉर टू रिफॉर्म हिंदू रिलीजन, नहीं, इसमें डिड नॉट है, तो ये सेंटेंस गलत है। ए सही है, बी गलत है। परमहंस मंडली बिगन रिफॉर्म्स इन बॉम्बे, सही है। स्वामी विवेकानंद पॉपुलराइज वेदांता एस्पिरेशनल, सही है। रामकृष्ण परमहंस वाज अ डिसाइपल ऑफ स्वामी विवेकानंद, इसमें भी बच्चे बहुत गलती करते हैं, उल्टा लिख दिया है इन लोगों ने। रामकृष्ण परमहंस स्वामी विवेकानंद के डिसाइपल नहीं थे, स्वामी विवेकानंद उनके डिसाइपल थे, उल्टा है इसमें, तो ई गलत है। और कौन सा गलत है इसमें, बी गलत है और ई गलत है, तो इट्स ए सी डी एंड इट्स सी ऑप्शन, ठीक है। तो देखिए फिर से रिफॉर्म मूवमेंट पे क्वेश्चन आ गया, इसलिए मैं कहती हूँ कि ब्रह्मो समझ में ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप उनके फाउंडर का और आगे जो कंट्रोवर्सी है वो याद रखें, थोड़ा सा और चीजें भी याद रखें। तो आई होप, आई थिंक इसमें बहुत सारी चीजें डिस्कस हो गई हैं। अगर आप इतना भी पढ़ लें जितना आज मैंने यहाँ डिस्कस करा है, तो भी आप लोग अगर अच्छे से पढ़ लें, ये जो रिक्वायर्ड चीजें हैं वो पढ़ें, ना स्मार्ट वर्क करें। हार्ड वर्क की तो है ही जरूरत, बट स्मार्ट वर्क की ज्यादा जरूरत है। बाकी अगर आप चाहते हैं कि आपको नहीं समझ में आ रहा है, आप लोगों के मतलब नोट्स चाहिए प्रॉपर, क्योंकि अभी टाइम भी बहुत कम रह गया है,
और रिकॉर्डेड बैच चाहिए तो मैं बता ही चुकी हूँ, उसमें हमारा है ही प्रॉपर नोट्स, लाइव क्लासेस, एक पूरा का पूरा रिकॉर्डेड कोर्स, टेस्ट सीरीज जो प्रॉपर आपको उसी तरीके से आप एग्जाम देंगे जैसे आपका सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। इसके अलावा भी बहुत से बेनिफिट्स है उसमें, आपको टोटल इंटरेक्शन, गाइडेंस, डाउट क्लासेस और भी मतलब पूरा का पूरा आपको 10 क्वेश्चंस हर टॉपिक से टेस्ट हो रहा है तो आप साथ साथ प्रिपेयर करते चलते हैं, है ना। बाकी आपकी हेल्प के लिए तो हम हमेशा रहते ही हैं। तो अगर आपको बैच में एनरोल करना है हमारे हिस्ट्री के बैच में जहाँ पे मैं पढ़ा रही हूँ, हमारा चल रहा है अभी, तो आप उसको एनरोल कर सकते हैं डायरेक्टली, उसका लिंक है डिस्क्रिप्शन में, है ना। उसके अलावा आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, जो गिवन नंबर है लिंक में, आई मीन जो इसके डिस्क्रिप्शन में नंबर है उसको व्हाट्सएप करिए या फिर कॉल करिए। अदर देन दैट अगर आप बैच नहीं भी ले रहे हैं तो भी आपकी हेल्प के लिए हम हमेशा हैं। आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, उसमें हम लोग वेबिनार्स कराते रहते हैं जहाँ पे आप अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं, और वेबिनार का लिंक हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाता है। और भी कोई नोटिस है इम्पोर्टेंट या कोई भी अपडेट है तो वो भी हमारे टेलीग्राम चैनल पे ही सबसे पहले शेयर की जाती है, तो आपको अवेयर रखा जाएगा। वहाँ पे क्विज भी मैं डाल देती हूँ 5-6 क्वेश्चन के, तो आपकी प्रिपरेशन बूस्ट अप होती है। सो दिस इज फॉर यू पीपल एंड दिस इज फ्री फॉर ऑल बिकॉज यू नो वी रियली वांट टू हेल्प द स्टूडेंट्स, सो वी क्रिएटेड इट फॉर दैट। सो आप बिल्कुल उसको उसको तो ज्वाइन कर ही लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है ना। सो आई होप दैट आप लोगों को इस वीडियो से हेल्प मिली हो, कुछ तो आप लोगों को टॉपिक समझ में आए हो जो आपको पढ़ने ही है या ज्यादा इंपॉर्टेंस देके पढ़ने हैं, है ना। So I wish all of you who want to go to DU, JNU or any central university of your choice, you know, you get it. All my blessings are with you people. Thank you so much, है ना। बाकी कोई क्वेरीज हो तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए, वेबिनार में पूछ लीजिएगा, है ना। सी, थैंक यू सो मच।